देखिए क्वेश्चन को पढ़िए जरा। मान लीजिए कि ये किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। कोई एक स्कूल है और जिसमें क्या है, बालक ही पढ़ते हैं भाई। कौन पढ़ते हैं? बालक पढ़ते हैं इस स्कूल में, पढ़ते ही बालकों का समुच्चय, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि ये किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, मतलब इसमें सारे बालक ही बालक है, बालिकाएं नहीं है कोई भी। दर्शाइए कि आर, देखिए आर बराबर इसे, ये संबंध दिया हुआ, ये दिया है, डायरेक्ट दिया है। हाँ क्या दिया है? ए बी सच दैट ए बी की बहन है, बी की बहन है। बहन कहां से आ गई भाई स्कूल में? बहन है। जब बालकों का ही स्कूल है तो बहन कहां से आ गई? नहीं आएगी। ठीक है, ये बी की क्या है? बहन है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि चूंकि, लिखने की जरूरत है क्या? चूंकि यह जो स्कूल है वो क्या है? बालकों का स्कूल है, तो इसमें कोई भी बालिका नहीं पढ़ती है। और जब बालिका नहीं पढ़ती है तो किसी भी बालक का संबंध बहन नहीं हो सकता है। भाई बालिका है ही नहीं उसमें, तो कहां से बहन होगी उसकी? सब भाई हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं उसके, बहन नहीं हो सकती। ये बात यहां पर लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, मेरे को नहीं लग रहा कि लिखने में कोई ऐसी समस्या है। ठीक है, अगर समस्या होगी तो लिख भी दूंगा मैं। ठीक है ना, तो जब कोई संबंध ही नहीं है तो इसीलिए बोलेंगे कि ये रिक्त संबंध है, बस हो गई बात। ठीक है, चलिए आगे पढ़ रहा हूं मैं। आर डेस क्या बोला है? आर डेस में संबंध अलग दिया हुआ भैया, बराबर से क्या दिया है? ए बी। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दो पार्ट दिए, ए तथा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर कितना है? 3 मीटर है, 3 मीटर से कम है। अरे 3 मीटर कितना होता है? 3 मीटर है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मानना पड़ेगा कि भैया ऐसा तो होता ही नहीं है कि स्कूल के अंदर किन्हीं दो बच्चों के बीच का जो अंतर है 3 मीटर से ज्यादा होगा। अरे 1 मीटर इतना बड़ा होता है ना, 1 मीटर इतना बड़ा है, 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर सोच लो आप। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? अभी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से संबंधित है। भाई इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, कोई बहुत ज्यादा ऊंचा भी होगा, कोई बहुत ज्यादा छोटा भी होगा, तो जितने भी बच्चे हैं इसका इससे संबंध है। हाँ है ना, क्योंकि इनका दोनों का जो ऊंचाइयों का अंतर है वो 3 मीटर से कम ही है, इसका भी इससे है। ऐसे सारे बच्चों का सारे बच्चों से होगा, और सारे बच्चों का सारे बच्चों से जब संबंध होगा तो इसी को तो कार्तीय गुणन बोला जाता है। इसी को तो कार्तीय गुणन बोला जाता है कि हर एक अवयव का हर एक अवयव से संबंध, उसी को कार्तीय गुणन बोला जाता है। कार्तीय गुणन उसी को बोलते ही नहीं। अच्छा, जब हर एक अवयव का हर एक से संबंध है तो कार्तीय गुणन है, और कार्तीय गुणन के सारे अवयव को अगर ले लिया जाए तो उसी को तो सार्वत्रिक समुच्चय बोला जाता है। कार्तीय गुणन जो होता है, गुणन जो हमने अभी समझा था, कार्तीय गुणन पूरा का पूरा अगर कार्तीय गुणन ले लिया जाए तो इसी को बोला जाता है सार्वत्रिक। यह संभव नहीं है कि किन्हीं दो बच्चों के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से ज्यादा हो, 3 मीटर या इससे ज्यादा हो। अतः सभी बालक, प्रत्येक बालक हर एक प्रत्येक बालक से संबंध रखता है, ये वाला संबंध रखता है। और जब संबंध रखता है तो ये क्या होगा? ये सारे संबंध क्या कहलाएंगे? कार्तीय गुणन कहलाएंगे। और कार्तीय गुणन ही सार्वत्रिक संबंध होता है। कार्तीय गुणन को बीच में नहीं भी लाएंगे तो भी चलेगा काम। आप बोलेंगे कि इसी ये, अतः ये क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध होगा। बस इसी क्वेश्चन में जो लिखा है इसी लैंग्वेज को तो लिखना है अपने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन दिया था यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए दुनिया के जितने भी त्रिभुज है ना, ये जो समतल है, दुनिया के जितने भी प्रकार के त्रिभुज है, छोटा बड़ा, बड़ा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज,
जितने भी प्रकार के त्रिभुज बन सकते दुनिया भरे के, सारे त्रिभुजों का समुच्चय है टी। दिया है, ध्यान से समझना, दिया है टी बराबर इसे एक्स सच दैट, समुच्चय निर्माण विधि से लिख रहा हूं मैं, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल पर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। बस पहली बात तो आपको एक समुच्चय चाहिए, तो समुच्चय तो मिल गया यहां पर, ठीक। दुनिया भरे के देखिए, फिर और आपको मैं बता दूं 60 में, क्योंकि समुच्चय अगर आपने पिछले साल नहीं भी पढ़ा होगा अच्छे से, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है ये। बस समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म है ये। और इसी को अगर समुच्चय निर्माण रूप में अगर प्रदर्शित करना है तो बड़ा सिंपल काम है, एक से लिख दो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी समुच्चय हो, एक से लिख दो, यहां सच दैट का चिन्ह लगा दो। अब इसके गुण को लिख दो, बस गुण कैसा है, एक्स धनात्मक सम संख्या है। आई बात समझिए, सम संख्या है जो क्या है, एक्स का मान जो है वो 14 से छोटा है। देखिए बस ऐसा लिखना है, यहां पर गुण लिखना है, इसके बाद में गुण लिख देना है भाई, जो इसकी प्रवृत्ति जैसी दिखाई दे रही है वैसा गुण लिख देना है, बस हो गई बात खत्म। तो ये दो तरीके होते हैं, तो इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए क्या बोला है, संबंध दिया हुआ, आपको संबंध दिया हुआ कैसा, T1 कामा T2 सच दैट T1 और T2 क्या है, के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप हल करना चालू कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वैक्टिस हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है या नहीं है ये बताना है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, स्वतुल्य है ना, और सम्मित भी होना चाहिए, और संक्रामक भी होना चाहिए, ये तीनों होना जरूरी है। अब देखिए पहला T1 कामा T2 इज बिलोंग्स टू आर। अरे T2 क्यों लिखा मैंने, T1 स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से तुलना, T1 कामा T1। मुझे एक बात बताओ, सर्वांग सम किसको बोलते हैं, सर्वांग सम किसको बोलते हैं, सारे अंग समान। सर्वांग सम मतलब सारे अंग समान, कैसा भी दुनिया का कोई त्रिभुज है, कैसा भी, कितना भी छोटा या बड़ा, अब इसका सर्वांग सम कौन सा होगा, इसे कॉपी पेस्ट करते जाओ, ये सर्वांग सम है ना, सारे सारे संगत अवयव बराबर है ना, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ ना कि स्वयं स्वयं का सर्वांग सम होता कि नहीं होता है, कोई भी एक त्रिभुज ले लिया और उसी का खुद सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि, कारण लिख दो यहां पर, कारण क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य, बस खत्म बात हो गई, स्वतुल्य है। ये पहला हो गया। दूसरा सम्मित T1 कामा T2, सम्मित के लिए दोनों अवयव अलग अलग रहेंगे, बिलोंग्स टू आर। देखिए ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये रेफरेंस से लिया जाता है, क्वेश्चन के संबंध से लिया जाता है इसको, और इसके बाद वाली बात प्रूफ की जाती है। देखिए T1 T2 का मतलब क्या है, T1 T2 के सर्वांग सम है, T1
T2 के सर्वांग सम है। तब मुझे एक बात बताओ कि क्या T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा क्या? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई? अरे एक त्रिभुज है, उसके सर्वांग सम दूसरा त्रिभुज है, तो दूसरे का भी तो सर्वांग सम यही होगा, क्योंकि दोनों तो एक जैसे ही है ना, कॉपी पेस्ट ही है ना वो। सर्वांग सम मतलब कॉपी पेस्ट, मतलब सीधी बात। समरूप मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्वांग सम मतलब कॉपी पेस्ट है सीधा। तो इसकी फोटोकॉपी ये है तो इसकी भी फोटोकॉपी यही होगी ना, बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, तब T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा, बस। और जब सर्वांग सम होगा तो अतः संबंध कैसा है? सम्मित है, बस ये हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है? संक्रामक, संक्रामण में तीन चीजें चाहिए आपको, तीन चीजें चाहिए ना, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये बात प्रूफ करना रहता है। ये दोनों दिए रहते हैं, ये बात प्रूफ करना रहता है, ठीक है। हाँ अब देखना, T1 और T2 इज बिलोंग्स टू आर, तथा, तथा लगाना, ये भी है और ये भी है साथ में, तथा T2 और T3 बिलोंग्स टू आर। मतलब T1 और T2 क्या है? सर्वांग सम। T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 जो है T3 के सर्वांग सम है। एक त्रिभुज है, इसी के बराबर एकदम कॉपी पेस्ट दूसरा है और दूसरा का कॉपी पेस्ट तीसरा है। तो पहले का कॉपी पेस्ट तीसरा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो तब T1 T3 इज बिलोंग्स टू आर। ये इसी बात को शब्दों में लिख लो आप, क्योंकि T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। हाँ है ना सर्वांग सम, बिल्कुल है। तो फिर T1 और T3 भी T3 के भी सर्वांग सम होगा। बस केवल इतना ही तो लिखना है आपको। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अरे भाई कॉपी पेस्ट मैंने अभी बताया आपको। सर्वांग सम का मतलब देखिए, ये एक त्रिभुज है, इसकी मैंने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब इसका कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, अब इसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो क्या इसकी मैंने कॉपी करके ये बनाया, इसकी कॉपी करके ये बनाया, तो क्या इसकी कॉपी करूंगा तो ऐसा नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना ऐसी। तो ये और ये भी तो संबंध को फॉलो करता है, बस खत्म बात। तो अतः वो बात लिख के, अतः संबंध, संबंध संक्रामक भी है, संक्रामक, संक्रामक है, ठीक है। और जब संक्रामक है तो लास्ट में लिख दो, इसीलिए, इसीलिए संबंध क्या होगा? तुल्यता संबंध रखता है, बस हो गई बात खत्म, ठीक है ना। चलिए आसान काम है ना, चलिए आगे देखते हैं। माना कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अरे ये जब भी ऐसा बोला जाता है ना तो ये याद रखो, समतल है भैया, कोई आपके पास समतल है, दुनिया भरे की जितने प्रकार की आप रेखाएं खींच सकते हो उतनी प्रकार की रेखाएं खींचो। हर प्रकार की रेखाओं की बात की है इसने, समतल पर समस्त बोला है ना, जितने प्रकार की रेखाएं खींच सकते हो, आड़ी टेढ़ी खड़ी, जैसी खींचना, खड़ी नहीं, ऐसी वाली नहीं, समतल पर ऐसी 2 डायमेंशनल, ऐसी वाली नहीं, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, फिर उसको त्रिविमीय बोला जाता है, ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन समतल शब्द जब भी आता है तो इस समतल पर ऐसा। चलिए ठीक है, माना यल किसी समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, भैया सारी दुनिया भरी की समस्त रेखाएं है, वो है। तो रिलेशन, एक संबंध दिया हुआ है आपको, संबंध क्या दिया हुआ है? L1 कामा L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, ठीक है, ये दे दिया। समुच्चय यल में परिभाषित है, ऐसा परिभाषित है, एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है
परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पर। बस केवल आपको पहला देखिए क्या बोलना है, L1 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 स्वतुल्य मतलब स्वयं, वही आना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, तब यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ऐसी लैंग्वेज लिखना है, स्वतुल्य नहीं होगा। खूब बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, जबरन वो कर रहा है। काम की बातें बिल्कुल अटैक करो, जो बिल्कुल जरूरी है वो बातें लिखो। देखिए ना, अया मैं आपको बता दूं कि ये वाला संबंध इसी को फॉलो करने के हिसाब से होना चाहिए। कोई भी रेखा मैंने खींची L1, ये खुद पर लंब होती नहीं है, समांतर होती है, खुद के समांतर होती है, ठीक है। दूसरा L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल दिया ही है ऐसा। तब L2 कामा L1 क्या ये भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? देखिए L1 और L2 बिलोंग्स टू R, पढ़ के देखिए जरा, पहले पढ़ के देखिए। L1 पहले लिखा है, L1 पहले लिखा है, L1 L2 पर लंब है। देखिए ना, मैं एक बना देता हूं। एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है L2। L1 लंब है L2 पर, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या L2 भी L1 पर लंब है? हाँ है ना, ये भी तो 90 अंश का कोण बना रही है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि यदि चूंकि कोई एक रेखा दूसरे पर लंब है, दूसरी रेखा पर लंब है। कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भाई प्रॉपर मीनिंग वही निकलना चाहिए बस। कोई एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, तब स्पष्ट है कि तब दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होगी, बस। और ऐसा है इसीलिए क्या होगा, तब यह संबंध। देखिए काम यही करना है, इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं। यह संबंध क्या होगा, सम्मित होगा, बस ये हो गया। तीसरा संक्रामक देखना है, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, हाँ बिल्कुल है। और मान लिया जाए तथा लगाना या और लगाना, तथा L2 कामा L3 इज बिलोंग्स टू R। उनका कहने का मतलब यह है कि एक रेखा जो दी थी आपको एक रेखा जो दी थी ये वाली, इसका नाम L1 है, दूसरी रेखा है L2, ठीक है। L1 बिलोंग्स टू L2 मतलब L1 L2 पर लंब है। ये मैं आपको फिर बता दूं, ये दोनों चीजें दी हुई है आपको, तो दी हुई तो उसी हिसाब से आप यहां पर स्ट्रक्चर बनाइए। ये बन गया L3, ये बन गया L3। देखिए L1 L2 पर लंब है, हाँ बिल्कुल है भाई, इसलिए तो बिलोंग्स टू लिखा है मैंने। और L2 भी L3 पर लंब है, हाँ बिल्कुल है, इसलिए तो बिलोंग्स टू लगाया मैंने। तब क्या L1 और L3 भी एक दूसरे पर लंब होगी? नहीं होगी, समांतर होगी। तो हम यहीं पर इसी बात को आप यहां पर लिखेंगे कि जब L1 L2 पर लंब है एवं L2 भी L3 पर लंब है,
लंब है, किंतु अरे वो तो लिखा ही नहीं मैंने, किंतु L1 L3 पर लंब नहीं होगी। तो क्या होगी, ये क्या होगी, समांतर होगी। परस्पर लिख दो आप, परस्पर क्या होगी, समांतर होगी। ये यहां पर वो लिखना पड़ेगा, ये यहां पर ये छूट गया। L1 कामा L3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना, नॉट बिलोंग्स टू। ये यहां पर ध्यान रखना, मैं वो कर देता हूं इसको। हाँ, ये यहां पर ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तब संबंध क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। बस लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज तो क्या है कि जो चीज बोल रहे हो वही तो लिखना है आपको। लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आना चाहिए, है कि भाई कैसे लिखना है, क्या लिखना है, शब्दों में कैसे लिखना है। तो जो चीज है प्रैक्टिकली वही बातें हमें यहाँ पर ये करना है, ठीक। तो वही बात सिद्ध करने के लिए बोला है, इति सिद्धम लिख देना लास्ट में, बस हो गई बात। अब देखिए, ध्यान देना, इधर बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दिया है भैया आपको, मान लो कि ये नाम नहीं दिया तो मान लेते हम, ये बराबर से कितना है, 1 2 और 3, एक समुच्चय दिया हुआ है। और आर भी दिया हुआ है हमें, कैसा दिया है, 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3, ये दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। स्वतुल्य है परंतु न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। अब समझ लो आप बात को। स्वतुल्य का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि भैया स्वतुल्य का मतलब ये काम बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब खुद अवयव का उसी अवयव से वही संबंध होना चाहिए। और सम्मित ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बस ये सम्मित। और संक्रामक क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तथा, या कामा भी लगाएंगे चलेगा, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बस ऐसा। तो यहां पर देखिए ना, यहां पर देखिए, पहला 1 1 बिलोंग्स टू आर है क्या, हाँ ये है ना। 2 2 बिलोंग्स टू आर, हाँ है ना, 2 2। 3 3 3 3 बिलोंग्स टू आर, हाँ है। 1 1 2 2 3 3, ऐसा उस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा, स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से। तो यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तब संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा अलग अलग अवयव होना चाहिए। 1 2 1 2 इस संबंध के अंदर है ना, तो 2 1 भी इस संबंध के अंदर होना चाहिए, है क्या, नहीं है। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ढूंढो जरा इसमें संबंध में 2 1 कहीं लिखा है क्या, है क्या 2 1, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः तब संबंध क्या है। अच्छा आप सोचेंगे कि 1 2 ही क्यों लिया, अरे आप 2 3 ले लो, तो फिर 3 2 है क्या इसके अंदर, नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर सुनिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, मान लिया जाए कि 2 2 3 लिया आपने, 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये वाला लिया आपने, और सपोज करे कि 3 और 2 भी इसके अंदर लिखा है। हाँ अब देखना मजेदार बात, मान लिया जाए कि इस संबंध में आपको ऐसा दिया जाता है 3 2, तो आप तो क्या करते, 2 3 लेते,
लिया और फिर इसको पलटाते, और ये 3 2, 3 2 भी इसमें है, 3 2 भी इसमें है, तो अब सम्मित बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। हर जगह सेटिस्फाई होना चाहिए, हर जगह। 2 3 के लिए संतुष्ट है तो 1 2 के लिए भी संतुष्ट होना चाहिए, अलग अलग वाले जितने भी है सबके लिए संतुष्ट होना चाहिए, है क्या? नहीं है, बस ऐसा। आई बात समझ में? सारे के लिए संतुष्ट होना चाहिए। तो हम यहां पर उन्होंने तब संबंध क्या होगा? सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है। ठीक है, बड़ी बात बताई मैंने अभी, ये बात याद रखना, हल्की बात नहीं है वो। 1 2 के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा, लेकिन 2 3 के लिए अगर मान लिया जाए कि अगर संतुष्ट होता है तो आप फिर भी सम्मित नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिए संतुष्ट नहीं ना, सभी अवयव के लिए होना चाहिए संतुष्ट। तीसरा, संक्रामक। संक्रामक के लिए एक जैसे अवयव मत लो ना, अलग अलग लो। 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो अब क्या होना चाहिए आपके पास में? तथा 2 3 इज बिलोंग्स टू आर। याद रखना, यहां पर जो बाद में जो अवयव लिखा है वही का वही यहां पर लेना है, इस बात का खास करके ध्यान रखना। यहां पर जो है वही का वही यहां पर लेना है। मान लिया जाए कि यहां पर अगर ये होता ही नहीं, ये भी समझ लो आप। अब आपको संक्रामक दिखाना है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना, तो आप बोलेंगे कि 2 3 है ही नहीं इसमें अवयव, तो यहीं पर फेल हो गया है। 3 अवयव चाहिए, तो ये है ही नहीं अवयव, तो यहीं पर फेल हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा है, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, किंतु एक बाहर का और ये इधर का और उधर का, 1 3 नॉट बिलोंग्स टू है क्या? 1 3 इसमें कहीं पर दिख रहा क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तब संबंध संक्रामक नहीं है, बस ऐसा, बस होगी बात खत्म। ठीक है, यही तो बोला था, स्वतुल्य है परंतु सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं। इति सिद्धम लिख दो लास्ट में आप चाहो तो। देखिए जरा, सिद्ध कीजिए कि जेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या जेड बोला जाए या चाहे आई बोला जाए, क्या है पूर्णांक, इस बात को कंसंट्रेट करना, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं बस। अब दिमाग में बात रख लो, क्वेश्चन में जेड बोला है ना, तो ये दिमाग में बात रख लो कि कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ए और बी के जगह कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ठीक है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे 0 हो। अब संबंध क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू ए कामा बी, और ए और बी कैसा है भाई? संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त एक संबंध, एक तुल्यता संबंध है, ये आपको यहां पर बताना है। सबसे पहली बात, पहला 3 3, कोई भी ले लो, कोई भी पूर्णांक ले लो, ऋणात्मक ले लो धनात्मक ले लो, कुछ भी ले लो, मैं 3 ले लेता हूं, इज बिलोंग्स टू आर। क्यों? ए बी का क्या मतलब है? ए बी का मतलब क्या है? इसमें से इसको घटाओ, और जो भी उत्तर आएगा उसको 2 से भाग दे दो, तो विभाज्य होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ गया? 0 आएगा कि नहीं? तो 0 तो हर संख्या से विभाज्य है, बस शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। 0/5 बराबर से 0 हो गया ना, 0 बार भाग यार किसी भी संख्या से विभाजित होती है। तो हम यहां पर बोल सकते कि प्रत्येक पूर्णांक स्वयं से अंतर क्या होगा? 0 होगा, जो कि 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है, हाँ 2 से विभाज्य है, तब यह
स्वतुल्य होगा, यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। संतुष्ट कर दिया ना उसने, स्वतुल्य है। बस अब बी देखना, बी ये यहां पर दो अवयव ऐसे लेना है, दो अवयव ऐसे लेना है कि दोनों का जो अंतर रहेगा वो 2 से विभाज्य रहे। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा कब संभव है? दो सम संख्याओं, दो सम संख्या, एक सम संख्या दूसरी सम संख्या 4 और 6, दोनों का जो अंतर रहेगा ऋण 2, ये 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है। 18 ऋण 6 12, ये 2 से विभाज्य है। हाँ, ये सम संख्याओं के युग्मों के लिए लागू होगा और विषम विषम का भी लागू होगा। कहने का मतलब दो सम संख्याओं का अंतर जो होगा वो 2 से विभाज्य होगा, और दो विषम संख्याओं का भी अंतर जो होता है, भाई दो, एक विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाया जाए तो सम संख्या ही मिलेगी आपको, है ना। तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि 2,4 बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार देखिए, ध्यान देना, कहने का मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां तो पूर्णांक बोला है, तो आपने 2 और 4 ही क्यों लिया, 2 और 4 ही क्यों लिया, 2 और 7 क्यों नहीं लिया? ये तो नॉट बिलोंग्स टू आर है। ये बात दिमाग में रख लो कि ये जो होता है ना, ये दिया जाता है, ये बात याद रखो ना, ये क्या होता है, दिया जाता है। तो वही चीज लेना है जो संतुष्ट करती है, क्योंकि ये तो दिया है ना आपको, ये दिया है। अगर 2 ऋण 4 2 से विभाज्य है, तो क्या 4 ऋण 2 भी 2 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि तब, या तो यहां पर ये लगा दो, तब 4 2 भी जो है वो बिलोंग करेगा आर को। मुझे एक बात बताओ कि 2 में से 4 को घटाया जाए तो क्या होगा, ऋण 2 आएगा, और 4 में से भी 2 को घटाया तो 2 आएगा, तो ऋण 2 भी 2 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। ये कंफ्यूजन खत्म कर देना। कई बच्चे यहां पर ये कंफ्यूज करते हैं कि सर यहां पर दिया क्या है, आपको पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक तो आप सम और विषम ले सकते हैं, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये आपको दिया है, ये संबंध आपको दिया हुआ है, तो ये संबंध ऐसा ही लेना है कि जो इसको संतुष्ट करता है, तो फिर इसको पलटाने के बाद में भी संतुष्ट करना चाहिए, बस इतनी बात है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्रत्येक सम पूर्णांक तथा पूर्णांकों का अंतर एवं प्रत्येक विषम पूर्णांकों का अंतर 2 से विभाज्य है ना, विभाज्य होगा। क्या है? यह संक्रामक हो, संबंध संक्रामक नहीं, सम्मित होगा। बस ये बात याद रखना, इससे बचना आप कि ये जो संबंध लेना है ये दिया है, ये मत समझना कि यहां पर यही क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया, सम और विषम साथ में क्यों नहीं लिए, नहीं लेना है, क्योंकि इसको संतुष्ट करना चाहिए। अब तीसरा, सी, पहला दूसरा तीसरा ऐसा चल रहा है अपन। तीसरा, इस बात को ध्यान रखना, अभी हम करते जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे धनाधन बनने वाले हैं। अभी आप देखना कि माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, फटाफट बनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अपन इतने डिटेल में समझते हुए जा रहे हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी आप खोलोगे एक्सरसाइज तो सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, ठीक है ना। तरीका यही है कि बेसिक इतने अच्छे से पकड़ लो कि आपसे फिर इससे संबंधित कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाए, चाहे केसी सिन्हा का रहे, चाहे मनोहर का रहे, किसी का भी क्वेश्चन रहे, सारा बन जाए। बेसिक क्लियर रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, तीसरा कोई भी ले लो आप, 2 4 बिलोंग करता है आर को, तथा 4 6 बिलोंग करता है आर को। हाँ करता है ना बिलोंग, क्यों नहीं करता, हमने तो ऐसे ही अवयव लिए जो बिलोंग करते हैं। यहां 4 लिया
तो 4 से शुरुआत करेंगे, 6 ले लिया या 10 ले लिया, जो भी लेना है आपको। तब 2 6 भी बिलोंग करेगा आर को। हाँ सही है, इनका अंतर 2 से विभाज्य है। हाँ है, इसका भी अंतर 2 से विभाज्य है, ये तो दिया है आपको इतना। फिर और बात समझना, ये बात आपको दी है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर लेना है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए संतुष्ट, बस ये मेन बात होती है। ये तो दिया है आपको 2 4 से विभाज्य है, ठीक है, ये भी है ये भी है, तो आपको मालूम है कि भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो ऋण 4 आएगा, तो ऋण 4 जो है 2 से विभाज्य है ना, तो यही बात यहां पर लिख देते। अतः तब यह संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। इसीलिए दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है, बस हो गई बात। या परिभाषा अगर मान लिया जाए कोई एग्जाम में आ गई तो हम बना नहीं पाते हैं, रखना तो है नहीं, खुद को बनाते आना चाहिए। लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखो। आप देखेंगे कि बुक में तो और भी कुछ कुछ लिखा है ना, और अपने हिसाब से लिख रहा हूं, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसा लिखता हूं, मीनिंग वही निकलना चाहिए बस, इसके अलावा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, वही का वही क्वेश्चन लग रहा मेरे को, देखते हैं अभी क्या बोला है। तो मान लीजिए कि ये बराबर से आपको एक समुच्चय दिया है, ठीक है, दे दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब ये है, समुच्चय दिया है ना, कोई भी उदाहरण आप इसके बाहर का नहीं ले सकते। जो समुच्चय दिया है ना, कोई भी उदाहरण बाहर का नहीं ले सकते। जैसे मान लिया जाए पिछला क्वेश्चन था, उसमें क्या बोला था, जेड बोला था ना, पूर्णांक बोला था, तो आप 3/5 नहीं लिख सकते, याद रखना ये। नहीं तो आप बोलेंगे कि 3/5 कामा 1/2 इज बिलोंग्स टू आर, गलत, तुरंत काट देगा कोई भी कॉपी चेक करने वाला। पिछले क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया, आपको बोला है कि जेड समुच्चय है, पूर्णांक है, तो कुछ भी संक्रामक हो चाहे सम्मित हो चाहे कुछ भी हो, उसमें ये ऐसे अवयव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहीं पर बाउंडेड कर दिया आपको कि भैया ये जेड है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना है आपको। इसका कोई भी उदाहरण आपको इसके बाहर का नहीं लेना है आपको, ठीक है, नहीं तो पता लगा कि 8 और 7 का उदाहरण, 8 और 15 का उदाहरण ले रहे हैं आप, बिलोंग्स टू आर, तुरंत कट कर देगा। भैया 8 और 15 लिए कहां से आपने, इसके बाहर थोड़ी आना है, नहीं आना है, ठीक है। चलिए, ऐसा एक समुच्चय है और एक संबंध दिया हुआ है ए कामा बी, सच दैट ए तथा बी क्या है, दोनों ही क्या है, या तो सम है या तो सम है या तो विषम है। पहले विषम बोला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विषम है। ऐसा संबंध दिया आपको। पहला मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं अब, क्योंकि वो लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगता है, फिर अपना काम हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। देखिए 4,4 ले लेता हूं, बिलोंग्स टू आर है क्या, संबंध है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, ये वाली लाइन पढ़िए आप, ए बी, तो ए तथा बी दोनों ही सम है या तो फिर विषम है। इसको पढ़िए, इसी अंदाज में पढ़ के देखिए, 4 और 4 सम है, 3 3, देखिए 3 3 3 तथा 3 दोनों ही विषम है, बस दोनों में से कुछ भी संतुष्ट करना चाहिए। हाँ, यहां और यहां एक जैसा अवयव, यहां और यहां एक जैसा, एक से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों नहीं लिखना है आपको, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं, यहां पर है संतुष्ट करता है, बिलोंग्स टू आर है, इसलिए क्या होगा, सम्मित होगा, बस। दूसरा देखिए 2 4 बिलोंग्स टू आर है, ये दिया है आपको, दोनों सम सम लेना है या तो फिर दोनों विषम विषम लो। तब 4 2 बिलोंग्स टू आर, देखिए मैं लाइन पढ़ रहा हूं, लाइन सही निकलना चाहिए, देखिए ये लाइन निकलना चाहिए, 2 तथा 4 बिलोंग्स टू आर, 2 तथा 4 बिलोंग्स टू आर,
दोनों ही सम संख्या है। हाँ बिल्कुल है भाई, दिख ही रही है, दोनों सम संख्या। 4 और 2 दोनों ही सम संख्या है। हाँ, इसका अर्थ है, इसका मतलब ये संबंध और ये संबंध इसको बिलोंग कर रहा। या तो विषम वाला उदाहरण ले लो, तो ये क्या होगा, सम्मित भी होगा, और ये भी क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा। ठीक है। तीसरा, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, तथा 4, 6 है ना इसमें, हाँ है ना, बिलोंग्स टू आर, तब 2, 6 बिलोंग्स टू आर, संक्रामक भी है। ठीक है। अतः संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है। प्रश्नों को मैंने यहां तक पढ़ा, ये यहां तक हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय ये वाला 1, 3, 5 और 7 ये उप समुच्चय है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि चूंकि, बस एक लाइन में आंसर दो, चूंकि इस उप समुच्चय के सभी अवयव विषम है। सभी अवयव कैसे विषम है? जब विषम है तो इसमें सम आएगा ही नहीं, आएगा क्या? अरे देखिए फिर से और एक बार, इसको दो तरीके से समझिए। एक संबंध दिया आपको सम है, और दूसरा संबंध दिया है विषम है। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने 3 अगर ले लिया इसमें से, तो ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा आर को? सम है तो भी बिलोंग करेगा, विषम है तो भी बिलोंग करेगा। 3 क्या है, दोनों ही विषम है। 5 दोनों ही विषम है। ये सेंटेंसेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 7 दोनों ही, ये मतलब स्वतुल्य होगा। तो इसको क्या करेंगे आप, एक लाइन में ही आंसर देंगे, फिर से वही कहानी नहीं लिखेंगे। एक लाइन में ऐसा आंसर देंगे कि चूंकि इस उप समुच्चय में के समस्त अवयव क्या है, विषम है। और जब समस्त अवयव विषम है तो दो दो को साथ में भी लेंगे तो फिर विषम ही तो रहेंगे ना, इसलिए यह भी क्या होगा, स्वतुल्य होगा, एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा, 2, 4, 6 ये सारे के सारे क्या है, सम है। तो अगर आप इसमें से 2 और 4 को भी लेंगे तो 2 और 4 तो समय बोलेंगे कि विषम बोलेंगे? इसको समय तो बोलेंगे, तो संतुष्ट तो कर रहा है इस संबंध को। तो इसी प्रकार से सम अवयव भी क्या होंगे, एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। किंतु सम तथा विषम अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेंगे। क्यों? उदाहरण लेके देखो, एक आध उदाहरण लेके देखो। मान लिया जाए मैं कि इसमें से 2 और 5 का उदाहरण ले लेता हूं, स्वतुल्य तो हो जाएगा ये। जैसे मान लिया 5 है तो 5 ये स्वतुल्य हो जाएगा। 2 और 5 ले लेता हूं मैं, ये बिलोंग कर रहा क्या, आर को? सम और विषम एक दूसरे बिलोंग करता क्या? ऐसा सेंटेंस बन रहा क्या, 2 और 5 सम संख्या है, बिलोंग कर रहा क्या? नहीं कर रहा। 2 और 5 विषम संख्या है, कर रहा क्या सेटिस्फाई? नहीं कर रहा। तो हम यहां पर बोलेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे से संबंधित नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है।